तेजी से बहता पानी पत्थरों की भराई को जल्दी घिस देता है। कुछ ही मिनटों बाद पूरा पानी 244 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और सुपरिंटेंडेंट का परिवार पानी के साथ बह जाता है। 1950 के दशक में मिसौरी में बिजली की मांग बढ़ रही थी और यूनियन इलेक्ट्रिक, जो एक बड़ी पावर कंपनी थी, इस जरूरत को पूरा करने के लिए कुशल तरीकों की तलाश करने लगी। मिसौरी में समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से लेकर सेंट लुइस में टॉम सॉक पर्वतमाला की चोटी पर 540 मीटर तक है। यूनियन इलेक्ट्रिक ने सोचा कि इस इलाके में जल विद्युत शक्ति विश्वसनीय बिजली का सबसे अच्छा स्रोत साबित होगी। जल विद्युत शक्ति बहते पानी की ऊर्जा को टरबाइनों के माध्यम से उपयोग में लाती है, जो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। घूमती हुई टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई प्राकृतिक नदी नहीं है जो बांध को भर सके, इसलिए वे एक नवाचारी समाधान की ओर बढ़ते हैं, जिसे पम्प्ड स्टोरेज कहा जाता है। हालांकि जल विद्युत 1850 के दशक से मौजूद था, लेकिन 1907 में स्विट्जरलैंड में पम्प्ड स्टोरेज का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसका सिद्धांत सीधा और प्रभावी है। कम मांग वाले घंटों में, जब बिजली की मांग कम होती है और उत्पादन सस्ता होता है, तब पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। बाद में उच्च मांग वाले घंटों में, जब बिजली की मांग अधिक होती है, तो इस पानी को टरबाइनों के माध्यम से नीचे की ओर छोड़ा जाता है ताकि बिजली उत्पन्न की जा सके, जिससे ग्रिड को तेज और शक्तिशाली ऊर्जा मिलती है। 1930 के दशक में ऐसी तकनीक बनी जिससे एक टरबाइन से जलाशयों में पानी पंप करने और बिजली बनाने दोनों काम हो सकते थे। कई स्थानों का सर्वेक्षण कर यूनियन इलेक्ट्रिक ने प्रॉफिट माउंटेन दक्षिण पूर्व मिसौरी चुना। प्रॉफिट माउंटेन का ऊबड़ खाबड़ और ऊंचा इलाका एक खड़ी प्राकृतिक ढाल देता है, जो पानी और गुरुत्वाकर्षण से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। 1960 में टॉम सॉक पम्प्ड स्टोरेज प्लांट का निर्माण शुरू होता है, जिसमें निचला जलाशय ब्लैक रिवर की पूर्वी शाखा के किनारे बनाया जाता है और ऊपरी जलाशय प्रॉफिट माउंटेन की चोटी पर, जो निचले जलाशय से लगभग 244 मीटर ऊपर है। ऊपरी जलाशय 5.6 मिलियन घन मीटर पानी रखने के लिए बनाया गया है, जिससे पानी छोड़ने पर बहुत अधिक बिजली पैदा की जा सकती है। खड़ी पथरीली जमीन पर कंक्रीट लाना बिछाना मुश्किल होता है, इसलिए इंजीनियर रॉकफिल तटबंध बनाते हैं। इसका बांध ढांचा ढीली चट्टानों को जोड़कर स्थिर ढलान बनाता है। आधार में बड़े पत्थर चट्टानें परतों में जमाई जाती हैं ताकि तटबंध की ढलान बन सके और पानी का दबाव समान रूप से बंट सके। फिर तटबंध के जलाशय की ओर कंक्रीट की परत डाली जाती है, जिसे फेसिंग कहते हैं, जो रिसाव रोकती है। यह पानी रोकने वाली बाधा है जो चट्टान की भीतरी परत को कटाव से बचाती है। पर इसमें एक कमी भी है। रॉकफिल बांधों में बैठाव की प्रवृत्ति होती है, यानी समय के साथ पत्थर धीरे धीरे खिसकते और दबते हैं, जिससे संरचना के ऊपर की सतह पर नीची जगहें बन जाती हैं। ये जगहें या निचले बिंदु संरचना के साथ साथ कमजोर क्षेत्र होते हैं। समस्या से निपटने के लिए तटबंध पर 3 मीटर ऊंची कंक्रीट पैरापेट दीवार बनाई जाती है, जो संरचना के किनारे सुरक्षा देती है। यह दीवार जलाशय में पानी के बढ़ने या छींटे पड़ने से रोकने वाली अंतिम बाधा है। पैरापेट दीवार की निगरानी और रखरखाव जरूरी है, क्योंकि ये रॉकफिल की तरह बैठाव के प्रति संवेदनशील होती है। असमान बैठाव से दीवार के साथ हल्के धसे हुए हिस्से बन सकते हैं। 1963 में टॉम सॉक पम्प्ड स्टोरेज प्लांट पूरी तरह चालू हुआ। इस बांध में 350 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, जिससे ये अपने समय की सबसे बड़ी पम्प्ड स्टोरेज सुविधा बन गई थी। 2000 के शुरुआती वर्षों में यूनियन इलेक्ट्रिक, अब अमरिन यूई, को बिजली की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ा और टॉम सॉक की परिचालन क्षमता बढ़ानी पड़ी। इस संयंत्र की शुरुआत में यह साल में करीब 100 दिन मुख्यतः सर्दियों में चलता था, जो बाद में बढ़कर लगभग 300 दिन हो गया। 2000 के शुरुआती वर्षों तक टॉम सॉक पंप स्टोरेज प्लांट अपनी मूल क्षमता से लगभग 3 गुना अधिक पर काम कर रहा है। ऊर्जा बाजार डिरेगुलेशन से अमरिन यूई को बिजली स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति मिली, जिससे टॉम सॉक लगभग पूरे साल लाभकारी रूप से चला और संरचना पर लगातार दबाव पड़ा।
रोजाना के चक्र ऊपरी जलाशय पर ऐसे दबाव डालते हैं जैसे पेपर क्लिप को बार बार मोड़ना। 2004 में अमरिन यूई जलाशय की भीतरी सतह पर एक जियो मेम्ब्रेन लाइनर लगाता है ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके और रिसाव को कम किया जा सके। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन लाइनर एक पतली जलरोधी शीट है जो जलाशय की फर्श और दीवारों को ढकती है। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन एक टिकाऊ, लचीला प्लास्टिक है जो प्रभाव, रसायन और जंग से बचाव करता है। इसका उपयोग जियो मेम्ब्रेन लाइनरों में होता है। लाइनर दरारों से रिसने वाले पानी को कम करता है जो रॉकफिल के असमान बैठने पर बनती हैं। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जियो मेम्ब्रेन को जलाशय के पानी और रॉकफिल तटबंध के बीच जलरोधी अवरोध को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइनर छिद्रयुक्त रॉकफिल में पानी का रिसाव रोकता है जिससे पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। इन रिसावों को रोककर लाइनर जलाशय को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में मदद करता है जिससे बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा अधिकतम हो जाती है। मजदूर जियो मेम्ब्रेन की बड़ी चादरें फैलाकर वेल्डिंग से जलाशय की सतह ढकते हैं। चादरों को ऊपर पैरापेट दीवार के साथ और जलाशय के आधार की परिधि के चारों ओर मजबूती से लगाया जाता है ताकि वे हिल न सकें। लाइनर लग जाने के बाद रिसाव कम हो जाता है जिससे सिस्टम में ज्यादा पानी बना रहता है और इस तरह जलाशय को और ऊंचे स्तर तक भरा जा सकता है जिससे पानी पैरापेट दीवार के और करीब पहुंच जाता है। कुछ कमियां भी हैं। लाइनर तटबंधों पर अतिरिक्त वजन और दबाव बिंदु जोड़ता है। इससे एक नया जोखिम पैदा होता है। तटबंध, पैरापेट दीवार और बांध प्रणालियों की निगरानी अब पहले से ज्यादा दबाव में है, खासकर क्योंकि अब पानी का स्तर संरचना के शीर्ष के और करीब है। पुरानी संरचना पर बढ़े हुए दबाव के जोखिम को देखते हुए यह जरूरी है कि जलाशय की निगरानी और शटडाउन प्रणालियां विश्वसनीय रूप से काम करें। ऊंचे जल स्तर के साथ सेंसर रीडिंग्स में छोटी सी भी गलती पानी को पैरापेट दीवार के खतरनाक रूप से करीब पहुंचा सकती है, जहां वर्षों में असमान धंसाव के कारण पहले से ही नीची जगहें बन गई हैं। लेकिन बांध संचालन में सीधे पैरापेट दीवार के पास पानी जमा करना बहुत आम नहीं है, क्योंकि इससे दीवार के ऊपर से पानी बहने का असामान्य रूप से उच्च जोखिम बन जाता है अगर सेंसर फेल हो जाएं। अधिकांश बांधों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनमें कंक्रीट के स्पिलवे होते हैं जो किसी भी ओवरफ्लो को सुरक्षित रूप से एक निर्धारित रास्ते से नीचे ले जाते हैं और जलाशय से अतिरिक्त पानी छोड़ते हैं। एक स्पिलवे पानी को बांध के ऊपर से बहने से रोकता है, लेकिन टॉम सॉक में स्पिलवे नहीं है। जलाशय को सुरक्षित रखने के लिए संयंत्र दो मुख्य प्रकार के जल स्तर सेंसरों पर निर्भर करता है: प्रेशर ट्रांसड्यूसर और वारविक कंडक्टिविटी प्रोब्स। प्रेशर ट्रांसड्यूसर सेंसर होते हैं जो जलाशय की ढलान पर विशिष्ट बिंदुओं पर पानी के दबाव को मापने और उसे जल स्तर की रीडिंग में बदलने के लिए लगाए जाते हैं। संयंत्र की नियंत्रण प्रणाली पंपों को सुरक्षित सीमाओं के भीतर चलाए रखने के लिए इन रीडिंग्स का उपयोग करती है। अगर दबाव से पता चलता है कि जल स्तर बहुत अधिक है तो प्रणाली अपने आप पंप को बंद कर देती है ताकि निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में और अधिक पानी ना भेजा जाए। एक नियमित रखरखाव जांच के दौरान इंजीनियरों ने पाया कि कई प्रेशर ट्रांसड्यूसर अपने माउंट से अलग हो गए हैं। खराब सेंसर गलत रीडिंग देते हैं और जलाशय का जल स्तर अक्सर वास्तविक से कम दिखाता है। कभी-कभी ये अंतर 1.3 मीटर तक भी होता है। गलत रीडिंग के कारण पंप जलाशय को तब भी भरते रहते हैं जब वह पैरापेट दीवार तक पहुंच जाता है। बैकअप सिस्टम के तौर पर वारविक कंडक्टिविटी प्रोब्स पैरापेट दीवार के ठीक नीचे लगाए गए हैं जो विद्युत चालकता मापकर पानी का पता लगाते हैं। अगर पानी दीवार की चोटी से 0.6 मीटर के अंदर आता है तो कंडक्टिविटी प्रोब्स पानी पहचान कर पंप बंद करने का सिग्नल भेजते हैं। प्रोब के पानी का पता लगाने और उसके सक्रिय होने के बीच 1 मिनट की देरी होती है। ये देरी पंप को सिर्फ छींटों से बंद होने से रोकती है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां दीवार असमान रूप से धंस गई है वह सेंसर दीवार के शीर्ष से आधे मीटर से भी कम दूरी पर हैं। देरी और सेंसर की स्थिति के कारण उपकरण इन नीची जगहों पर पानी के उच्चतम स्तर को नहीं पकड़ पाते और पानी उस बिंदु से ऊपर बढ़ता रहता है जहां पंप बंद होना चाहिए। 25 सितंबर 2005 को हरिकेन रीटा की तेज हवाएं यहां पहुंचती हैं
और पानी पैरापेट दीवार के ऊपर से बहकर थोड़ी देर के लिए उसे पार कर जाता है। अमरिन, यूई ऑपरेटर खतरे को पहचानते हैं और अधिकतम अनुमत जल स्तर को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे पंप अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। 2 दिन बाद पैरापेट दीवार के ऊपर से फिर पानी बहता है और अमरिन, यूई के इंजीनियर व ऑपरेटर कारण नहीं समझ पाते। उन्होंने अधिकतम जलस्तर को कम कर दिया था, लेकिन सेंसर फिर भी पानी को धसी हुई जगहों में दीवार के शीर्ष के खतरनाक रूप से करीब पहुंचने देते हैं। एक ऑपरेटर मुख्यालय को मेमो भेजकर चेतावनी देता है कि बार-बार पानी का ऊपर से बहना तटबंध को नुकसान पहुंचाकर गंभीर विफलता ला सकता है। लेकिन तुरंत मरम्मत करने के बजाय अमरीन यूई लगभग 6 महीने तक, जब तक वसंत में नियमित रखरखाव पहले से निर्धारित होता है, व्यापक मरम्मत को टाल देते हैं। रखरखाव के दौरान वे जल स्तर सेंसरों को कैलिब्रेट करेंगे और तटबंधों तथा पैरापेट दीवार की संरचनात्मक मजबूती की जांच करेंगे। फिर किसी भी असमान धसे हुए हिस्सों या नीची जगहों को मजबूत करेंगे। उन्हें बस सर्दी किसी तरह निकालनी है, जब लोग घर गर्म करने को ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। 13 दिसंबर 2005 की रात को टॉमसॉक प्लांट सामान्य रूप से चल रहा है, जो अगले सुबह की ऊर्जा की अधिकतम मांग के लिए तैयारी करते हुए निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पानी पंप कर रहा है। 2 नियंत्रण प्रणालियों में से एक गलती से ऐसे प्रोग्राम की गई है कि वह पैरापेट के बैकअप वारविक कंडक्टिविटी प्रोब्स की रीडिंग्स को नजरअंदाज करे। दीवार जो एक पंप से जुड़ी हुई है। इस प्रोग्रामिंग की चूक का मतलब है कि जैसे ही पानी का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा हो जाता है, उनमें से एक पंप तब भी चलता रहता है जब जलाशय का स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर चला जाता है। जैसे ही पानी पैरापेट दीवार की ऊपरी सतह के पास आता है, मुख्य प्रेशर ट्रांसड्यूसर असली स्तर से कम पानी का स्तर दिखाते हैं। एक तरफ इंजीनियरों को लगता है कि पानी का स्तर असल में जितना है उससे 1.3 मीटर कम है, और दूसरी तरफ असली पानी का स्तर दीवार की ऊपरी सतह से 0.6 मीटर की सुरक्षा रेखा से ऊपर है। पंप बंद करने के लिए ऑटोमेटिक किल स्विच निष्क्रिय है और ओवरफ्लो निकालने को कोई स्पिलवे नहीं है। 14 दिसंबर को सुबह 5:15 बजे पानी पैरापेट दीवार के ऊपर से बहने लगता है। एक पंप लगातार चलता है और पानी दीवार के ऊपर बहने से रॉकफिल तटबंध का कटाव स्कोरिंग शुरू हो जाता है। कटाव पैरापेट दीवार के कमजोर निचले हिस्सों को निशाना बनाता है, जहां तटबंध में पहले से ही धसाव से गड्ढे बने हैं। बहता पानी रॉकफिल को तेजी से काटता है। पैरापेट दीवार के कुछ हिस्से अपना संरचनात्मक सहारा खो देते हैं और ढह जाते हैं। सिर्फ 6 मिनट के भीतर पूरा टूटाव हो जाता है और ऊपरी जलाशय का सारा पानी 244 मीटर की ऊंचाई से नीचे फट पड़ता है। टॉमसॉक डैम में आई दरार से प्रॉफिट माउंटेन से नीचे एक जबरदस्त बाढ़ बह निकलती है, जो शांत वातावरण को तबाही के रास्ते में बदल देती है। लगभग 50 लाख घन मीटर पानी, जो अनुमानित 4250 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से बह रहा है, बाढ़ जबरदस्त ताकत के साथ आगे बढ़ती है। यह पानी छोड़ना लगभग किसी बड़ी नदी के प्रवाह के बराबर है, लेकिन यह एक संकरी और खड़ी ढलान से होकर गुजरता है, जिससे इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। झरना गिरने से मिट्टी हटती है और कटाव के गहरे गड्ढे बनते हैं। ये गहरे गड्ढे पहाड़ की ढलान में बनते हैं, जहां पानी जमीन को काटकर खुली चट्टान छोड़ता है। पानी की ताकत से पेड़, चट्टानें और मिट्टी उखड़ जाती हैं। ये मलबा तेजी से बहकर बाढ़ की विनाशकारी शक्ति बढ़ा देता है। जॉनसन के शूटन स्टेट पार्क में बाढ़ गहरे निशान छोड़ती है, जंगलों को नंगी पथरीली जमीन ने बदल देती है और सदियों से दबी ग्रेनाइट की चट्टानों को उजागर कर देती है। पार्क में अधीक्षक के निवास स्थान पर इसका असर तुरंत और विनाशकारी होता है। बाढ़ का पानी घर को उठा ले जाता है और तेज बहाव के साथ लगभग 400 मीटर नीचे की ओर बहा ले जाता है। वाहनों को उठाकर फेंक दिया जाता है, वे टकराते हैं और कीचड़ से भर जाते हैं। अधीक्षक का परिवार बाढ़ के पानी में बह जाता है। वे घायल होकर मलबे में फंस जाते हैं, लेकिन बच जाते हैं। बाढ़ प्रॉफिट माउंटेन से बहकर हाईवे N क्षेत्र की मुख्य सड़क तक पहुंचती है। अचानक पानी आने से हाईवे के हिस्से डूब जाते हैं और कुछ हिस्सा नदी बन जाता है। कारें और ट्रक इधर उधर बिखरे हैं और तेज बहाव के पानी व मलबे में दबे हैं।
हाईवे किनारे कलवर्ट और ड्रेनेज सिस्टम पानी के दबाव से जाम हो गए हैं। तेज बहाव से गार्डरेल मुड़ गए और सड़क के हिस्से बह गए हैं। जॉनसन के शटिन्स पार्क में बाढ़ ने पार्क की प्राकृतिक जलधाराओं को काफी हद तक बदल दिया है। ब्लैक नदी के किनारे इलाकों में गाद और बड़े मलबे जमा हो गए हैं, जिससे कुछ हिस्से जाम हो गए हैं और पानी नई दिशाओं में बहने लगा है। चैनल माइग्रेशन से नदियों का रास्ता बदलता है, जिससे पार्क में नए तालाब, जलमार्ग और तलछट के जमाव बनते हैं। बाढ़ मूल रूप से पार्क की जल प्रणाली को बदल देती है, नई जलधाराएं बनाती है, कुछ को जाम कर देती है और कभी साफ रहने वाले नदी तल को कीचड़ और मलबे से भरे मैदान में बदल देती है। आपदा की खबर फैलते ही खोज और बचाव टीमें पहुंच जाती हैं। उनकी प्राथमिकता बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को ढूंढकर मदद करना है, खासकर निचले क्षेत्रों में जहां पानी अभी भी खतरा है। नेशनल वेदर सर्विस फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी कर निवासियों को सतर्क करती है और बाहर निकलने का मौका देती है। विनाश के बावजूद नेशनल पार्क अधिकांश प्रभाव को सहन कर लेता है। बाढ़ के पानी के सीधे रास्ते में कोई बड़ा शहर नहीं है और किसी की जान नहीं जाती। सुपरिंटेंडेंट के बेटे को सबसे गंभीर चोटें आती हैं। वो हाइपोथर्मिया का शिकार है और उसकी तापमान बढ़ाने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए हीट पैक्स से जलन भी हो जाती है। स्थानीय अधिकारी हाईवे N पर हुए नुकसान का आकलन करते हैं, जहां कुछ वाहन फंसे हैं। मिसौरी डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की पर्यावरणीय टीमें जॉनसन के शटिन्स व आसपास के पारिस्थितिकीय नुकसान का मूल्यांकन करती हैं। वे उन नदी तटीय क्षेत्रों का आकलन करते हैं जो नदी के किनारों को स्थिर करने और स्थानीय वन्यजीवों को आवास देते हैं। आपदा के बाद के महीनों में फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन, जो राज्यों के बीच बिजली, प्राकृतिक गैस और तेल के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, ने यह पता लगाने के लिए एक गहन जांच शुरू की कि वास्तव में क्या गलत हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में उच्च जोखिम वाले बांधों में अतिरिक्त जल निकासी मार्ग और बैकअप निगरानी प्रणालियां लगें, और उन्होंने नियमित सेंसर कैलिब्रेशन और रखरखाव को अनिवार्य किया। साथ ही ऐसे प्रॉप्स के लिए नियम बनाए जो पूरी तरह से स्वचालित शटडाउन सिस्टम में एकीकृत हो। मिसौरी डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने जॉनसन के शटिन स्टेट पार्क और आसपास के क्षेत्रों की बहाली का नेतृत्व किया, खासकर ब्लैक नदी के किनारे के क्षतिग्रस्त तटवर्ती क्षेत्रों की मरम्मत पर ध्यान दिया, जहां वनस्पति और मिट्टी की कमी थी। कई साल बाद जॉनसन के शटिन्स जनता के लिए खुले, लेकिन कुछ जगहों पर आपदा के निशान बाकी थे। अमेरनुई पर बांध टूटने के लिए $15 मिलियन जुर्माना लगा और बाद के वर्षों में उसने $200 मिलियन से अधिक के दावे निपटाए। अप्रैल 2010 में टॉमसॉक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पंप जलाशय फिर से चालू हो गया।